प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 4, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ना, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पाठ है मौलिक अधिकार भाग 1। और फिर उसके बाद जो आपका पाठ नंबर 5 होगा ना, वो होगा आपका मौलिक अधिकार भाग 2। जैसे कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें ना संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, जैसे कि कोई भी हमें बिना कुछ पूछे हुए अरेस्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो आप अपने घर पे बैठे हुए, आपने कुछ भी गलती नहीं की, फिर भी पुलिस आ रही है, आपको पकड़ के लेकर के जा रही है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम उससे पूछेंगे कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, इसके पीछे का कारण बताओ, ठीक है। क्योंकि ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि आप उससे पूछो कि आपकी गलती क्या है। अगर आपकी गलती रहेगी तो फिर आप जाइए उनके साथ, और अगर गलती नहीं है तो आपको वो जबरदस्ती नहीं लेकर के जा सकते, ठीक है। तो ये कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो हमारे पास होते हैं। तो इन अधिकारों के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो कुछ अधिकार हम लोग ये पाठ 4 में देखेंगे और कुछ अधिकार हम लोग पाठ 5 में देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखोगे ना, यहाँ पे कुछ आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, ये बच्चे हैं, ये लोग बड़े, और ये देखो ये आदिवासी जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में ना कुछ दफ्तियां हैं। आप देखो इन्होंने क्या बोला है ये बच्चों ने ये जो तख्ती ली है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा हमारा अधिकार है ना। तो ये अधिकार जो है हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने हमको दिया हुआ है। आप जानते हैं आप लोग, देखिए 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं ना, इनको शिक्षा का अधिकार है। इनको शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रख सकता, समझे। तो ये शिक्षा का अधिकार। फिर अब जैसे देखो यहाँ पे ये जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो इनके पास भी एक अधिकार है कि अगर इनसे कोई काम करा रहा है तो इनको उचित वेतन दे। ऐसा नहीं कि काम करा रहा है, दिन भर खूब अच्छे से काम करा रहे, पर इनको सैलरी शाम होते होते बस इतनी सी दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है या फिर 50 रुपए ही दे रहा है। ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे संविधान ने इसको भी लेकर के चर्चा की है कि हर एक को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम मतलब जो वेतन है ना वो कैसा मिलना चाहिए, वो फेयर मिलना चाहिए, यानी उचित वेतन सभी को दिया जाना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। अब इनको ये बोलना पड़ रहा है, जैसे मान लो ट्राइबल लोग हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, अब वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल पे ही निर्भर रहते हैं। तो अगर कोई ये सरकार कह दे कि जंगलों से जो भी चीजें उपलब्ध हो रही है आप उनका उपयोग नहीं करोगे, तो ये बेचारे कहाँ पर जाएंगे? ये 15 साल से भी ज्यादा समय से ये लोग जंगलों में रह रहे हैं, तो कहाँ पर जाएंगे, है ना। तो जंगलों पर भी इनका अधिकार है, मतलब ऐसा अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, ठीक है। तो इन्हीं अधिकारों के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, वही जो मैंने आपको अभी अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि जैसे हम मतलब हम हमारे पास ना जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम अच्छे से रहें, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, राइट। और इसके लिए ये सारे अधिकार हमारे पास होते हैं, है ना। हम सभी लोगों को अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ है, तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे हुए गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो हम इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं इसके लिए, ठीक है। तभी तो हमारा व्यक्तिगत या फिर सामाजिक रूप से विकास हो पाएगा, है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब चलो इन बातों में हम लोग ज्यादा समय नष्ट न करते हुए अब डायरेक्टली हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वहां पे तो पूरा इंट्रोडक्शन ही दिया था, परिचय ही दिया था। तो आइए, संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकार कौन कौन से अधिकार है भाई। देखो संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। देखेंगे कि वे अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला अधिकार यहाँ पे आ जाता है समता का अधिकार, यानी कि समता मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समानता, ठीक है। समता यानी क्या होता है, समानता, ठीक है। तो समता का अधिकार के अनुसार भारतीय नागरिकों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के साथ भी अलग आचरण नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारे मतलब हमारी जो सरकार है या फिर जो भी शासन में लोग हैं, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम ऊंची जाति के हो, अच्छा तुम आ जाओ ये काम करने के लिए, तुम्हें इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तुम छोटी जाति के हो, तुम नहीं आ सकते। या फिर अरे तुम तो लड़की हो, तुमको ये काम नहीं मिलेगा, ये तो बस लड़कों का काम है, ठीक है। तो इस आधार पे, अच्छा तुम गोरे हो, तुम काले हो, ऐसे करके कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सभी के मतलब
मतलब हम सभी को हमारे संविधान ने समता का अधिकार दिया है, इक्वलिटी का अधिकार दिया है, ठीक है। तो अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसके लिए याचिका दायर कर सकते हो, ठीक है, जो भी कंसर्न कोर्ट रहेंगे वहां पर। ओके, कानून के लिए सभी लोग समान है। कई कानून ऐसे होते हैं जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि अब देखना, जो मैं आपको बता रही थी कि बिना पूछताछ किए गिरफ्तार करने जैसे कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। यानी कि कोई भी पुलिस आ रही है, आपको बिना मतलब का उठा करके लेके जा रही है, बिना कुछ पूछताछ के, बिना कुछ गलती के, तो दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है, ये गलत बात है। तो इससे हमें संरक्षण प्राप्त है, हम हमारे पास अधिकार है, हम पूछेंगे हमें क्यों लेके जाया जा रहा है, बताइए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, समझे। चलो आगे चले। समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों का समावेश होता है, बताते हैं हम आपको, सुनिए। सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार, मतलब अगर सरकारी नौकरी में किसी को रखा जा रहा है, ठीक है, तो सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये नहीं कहेगी अच्छा तुम तो ये धर्म के हो, तुम ये मिनिस्ट्री में काम करने के लिए नहीं आ सकते, या फिर अरे तुम्हारा तो धर्म अलग है, तुम नहीं आ सकते, अरे तुम तो तुम्हारा मतलब तुम लड़का हो लड़की हो, ऐसे करके भेदभाव नहीं हो सकता। ओके, हमारे देश में और छुआछूत, अब सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से, है ना, ऐसा होता है ना, तुम ऊंची जाति के नीची जाति के, छुआछूत जैसी भावना लोगों में होती है, तो ये क्या है, ये अमानवीय प्रथा है, ठीक है। तो इसको भी कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया, पहले हुआ करता था बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते हैं हमारी जो राष्ट्रपति अभी बनाई गई है, अभी करंट की मैं बात कर रही हूँ, वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो एक छोटी जाति से आती है ना। तो देखो छोटी जाति को उठा करके हमने राष्ट्रपति बनाया, तो आप देख रहे हो इसमें हमने जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, है ना। तो वही बात है, तो छुआछूत को मानना और उसका पालन करना बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए किसी के साथ छुआछूत का ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोगों को भगवान ने बनाया है ना, सब लोग तो इंसान ही है। अब इसमें क्या कि तुम छोटी जाति के हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अरे तुम तो छोटी जाति के हो, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सभी को क्या करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना गरिमा के बारे में, वही है। फिर यहाँ पर देखो, भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। जिन उपाधियों और पदवी, मतलब ये जो प्रथा थी छुआछूत की, इसको खत्म किया गया है, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारे जो समाज है उसमें समता का निर्माण हो पाएगा। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊंच नीच अथवा छोटा बड़ा का भेदभाव दर्शाया जाता है, ऐसी उपाधियों और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, समझे। जैसे पहले होता था ना कि राजाधिराज, महाराजा ऐसे बोला करते थे उनको, मतलब श्री श्री ऐसे लगा करके खूब उनके बखान, नाम के आगे बहुत सारी पदवी लगा दी जाती थी। तो अब हमारे यहाँ पे ये सब कुछ बंद है। आप अपने मन से कोई भी पदवी, मतलब किसी को अगर कोई पुरस्कार मिलता है, पद्म विभूषण या फिर विभूषण, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी ने वो डिग्री हासिल कर ली, PhD वगैरह कर लिया, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाते, ठीक है। लेकिन अपने मन से कुछ भी आप लगा रहे हो, राजा महाराजा धीराज, देखो यहाँ पे लिखा है राय बहादुर, है ना, रायचंद, ऐसे करके आप नहीं लगा सकते, ये भी अपराध है, ठीक है। मतलब ये भी हमारे यहाँ पे प्रतिबंधित है, हमारे संविधान ने उसको प्रतिबंधित किया। आप अपने मन से कुछ भी पदवी अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते, ठीक है। तो याद रखना। इससे क्या होता है, अगर किसी को ऐसे ही हम कोई भी पदवी ऐसा नाम दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, समाज में विषमता ही निर्मित होगी ना, कि ये राजा है, ये राजा है, ये राय बहादुर, ये महाराजा, और हम कौन, ठीक है। तो ऐसे करके तो वो जो समानता वाली बात कर रहे थे उसमें तो सब पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसीलिए ये जो पदवियां लगाते हैं वो सब यहाँ पे कैंसिल है, अब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या तुम जानते हो, आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। वे उपाधियां और पदवियां देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती हैं, समझ में आया। जो हमारा देश है वो उपाधियां, जैसे किसी को भी महाराजा धीराज, राय बहादुर, ऐसी पदवियां जो है हमारी सरकार नहीं देती, हमारा देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इससे विषमता बढ़ेगी, ठीक है। मतलब लोगों के जो मतलब बीच में जो उनके विषमता यानी क्या होता है, विषमता यानी क्या होता है, समता ना होना, ठीक है। तो समाज में फूट पैदा करती है और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती है, भेदभाव जैसी भावना आ जाएगी। परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले लोगों को क्या होता है, सरकार जो है, लेकिन सुनिएगा, सरकार ऐसे किसी को महाराजा धीराज ऐसी वाली पदवी तो नहीं देती, लेकिन जो लोग किसी क्षेत्र में गौरवपूर्ण काम करते हैं, जैसे हमारे देश के सेना में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको दिया जाता है, या फिर किसी ने किसी भी इंडस्ट्री में किसी क्षेत्र में बहुत
अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे पद्मश्री दिया जाता है, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण। देखो पद्म भूषण अलग है, पद्म विभूषण अलग है, तो ऐसी जो उपाधियां हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चलेगा, लेकिन अपने मन से वो सारे जो मतलब जो विषमता को बढ़ाते हो वैसे वाले कोई भी इनको नहीं दिए जाते हैं पुरस्कार, मतलब इनकी पदवी को नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। भारत रत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत रत्न मिलता है हमारे देश का, ठीक है, लोगों को जो मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं उनको, ठीक है। सेना में वीरता को प्रदर्शित करने वाले जो लोग होते हैं उनको देखो ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, परम वीर चक्र दिए जाते हैं, ठीक है, अशोक चक्र दिए जाते हैं, वीर चक्र दिए जाते हैं। तो ये सारी अगर उपाधियां मिल रही है तो इससे कुछ विषमता का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों ने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, अपनी वीरता को दिखाई है, इसीलिए उनको ये सारे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार या फिर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे पदक प्रदान कर उन्हें विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है। जैसे कि आप सोचो कि इनको परम वीर चक्र मिल गया, अशोक चक्र मिल गया, वाह वाह, इनको तो बहुत बड़ा कोई पद दे दिया गया है या फिर कोई अधिकार, विशिष्ट अधिकार दे दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो पुरस्कार पाने के बाद भी भारत के ही नागरिक बने रहते हैं, सारे कर्तव्य हमारे आपके जैसे ही उनके भी होते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से उनको वो इनाम मिला है, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने ये समता के अधिकार को समझ लिया है, मेरे ख्याल से आपको ये पहला अधिकार तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो आप बड़े हो रहे हो, 7वीं कक्षा में चले गए, अब आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए, पता रहेंगे तभी तो आपके साथ कोई अन्याय करेगा आप तुरंत उसके विरुद्ध आवाज उठाओगे, हम नहीं सहेंगे, क्यों सहें, हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिए हैं, हम तो करेंगे, है ना, ऐसा वाला सिस्टम। चलिए अब स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारे देश के नागरिकों को हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप ना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है, यानी हम चाहें तो किसी के लिए कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बुरा भला मतलब कुछ भी बोलो, ठीक है, ऐसे नहीं। अगर आपको किसी का काम करने में मतलब कोई सरकार हमारी है, ठीक है, तो अब अगर वो अच्छा काम कर रही है तो अच्छे काम के लिए आप बोल सकते हो, अगर वो कुछ गलत कर रही है, कुछ गलत उसमें देख रहे हो, आप बोलो, बिल्कुल आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है क्योंकि हमारे संविधान ने दिया है ना। और आप क्या कर सकते हो, सुनना बड़े ध्यान से, आप ना जनसभा का आयोजन कर सकते हो, परंतु हथियारों के बिना और शांतिपूर्व तरीके से एकत्रित होकर, समझे। अगर आपको कोई सभा आयोजित करनी है करो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन याद रखो शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सभा आयोजित करी, सब लोग आ गए हाथ में लेकर के हथियार और बस उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, तो ये गलत बात है। आपको सभा आयोजित करना है करो, कोई आपका निश्चित उद्देश्य है उसके लिए आप कर रहे हो तो अच्छी बातें करो, लेकिन हथियारों के बिना और शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है। फिर कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, आप अपने मन से कोई भी चाहे तो ये संगठन वगैरह बना सकते हो, ठीक है। फिर भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है ना, हमको कोई रोकता है क्या, हम चाहे भारत के किसी भी कोने में जा सकते, कोई हमें नहीं रोकेगा, है ना। आप चाहे जहाँ यात्रा कर सकते हो, तो ये भी स्वतंत्रता हमारे पास है। भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में हम जा करके रह सकते हैं। जैसे कि अब मान लो कोई रहता है कहाँ पर, किसी जैसे होता है ना, हमारे गांव कहीं और होते हैं, ठीक है, यूपी से राजस्थान से लोग मुंबई में आते हैं, मुंबई में घर खरीद के रहने लगते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास अधिकार है, वो भारत के कहीं भी कोने में जाएं और घर अपना खरीद करके रहें, उनको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो वही बात है, ओके। चलिए, अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, व्यापार या फिर उद्योग कर सकते हैं। कोई बिजनेस करना चाहता है करे अपनी पसंद से, है ना, किसी को कपड़ा का बिजनेस करना है करो, किसी को नोटबुक बेचने वाला बिजनेस करना है करो, किसी को फल बेचने, मतलब जो भी आपको काम करना है करो, कोई आपको नहीं रोकेगा क्योंकि वो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान रखना, अब ये स्वतंत्रता दी गई है व्यापार करने वाली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी इलीगल काम करोगे, जैसे इलीगल काम होते हैं ना, स्मगलिंग वगैरह का, ठीक है, आप बोलोगे ये भी तो बिजनेस है ना, हम क्योंकि हमारे संविधान ने बोला आप अपने मन से उद्योग व्यापार कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लेकिन इलीगल यानी कि गैर कानूनी काम नहीं करना है, ठीक है। गैर कानूनी जो काम होते हैं उसके लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है ना। जैसे कोई शराब की दुकान है ना, शराब की, बियर की, तो ये सबके पास क्या होता है, ये ऐसे ही कोई भी नहीं खोल सकता, ठीक है, लाइसेंस जिनके पास होता है वही कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस भी आपको करना है, लेकिन कानून के रूप में जो सही हो वो करो, ऐसे कुछ भी आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़े। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जरा, आओ
इसी में हम स्वतंत्रता की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अपितु हम सुरक्षित रह सके इस हेतु हमारे लिए संरक्षण भी उपलब्ध करवाया गया है। बिल्कुल सही बात है ना। हमें स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन हमें सुरक्षा का भी अधिकार है ना। इसीलिए तो हमारे देश में कानून जो है, मतलब पुलिस वगैरह सब हमारे लिए तो काम करते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। तो वही है, कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति जाए सभी का केस दर्ज किया जाता है ना। ऐसा नहीं कहा जाता अरे तुम तो ये एरिया के हो या फिर तुम इस जाति के हो, हम तुम्हारा केस फाइल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। कोई भी फोन लगाए पुलिस को आना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही है, फिर उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसे हम सभी को जीने का अधिकार है, ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा साधा अनुभव होता है, परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है। हम सभी को जीने का अधिकार है, इससे हम मतलब ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। इसका अर्थ जीने की गारंटी, जीने के लिए पोषक अनुकूल परिस्थिति का होना। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। बिना किसी कारण प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते। आओ बच्चों बताती हूँ। जैसे कि अब हमारे संविधान ने हमको ये छूट दी हुई है, हमको ये स्वतंत्रता दी हुई है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार मतलब इतना सीधा सा और सिंपल सा लग रहा है कि जीने का अधिकार, ठीक है, कि बस जीने का अधिकार दे दिया है ना। लेकिन इसके मतलब इसको आप डीप में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जीने का अधिकार मतलब क्या, कि जीने लायक पोषक वातावरण तो होना चाहिए। अब ऐसा है कि आप जहाँ रह रहे हो वहां पे रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो ये तो मतलब ये पूरी की पूरी मतलब आप सोचो ना, आपके एरिया में कोई सुविधा है ही नहीं और आप वहां पे रह रहे हो, तो ये जीने का अधिकार नहीं है ना, क्योंकि उसका हनन हो रहा है। आपको जो जीने के लिए पोषक वातावरण चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, मतलब देखो किसी का भी जीवन कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है, बराबर। और देखो यहाँ पे एक और मैं बात बताती हूँ, जैसे बिना किसी प्रमाण के या फिर बिना किसी प्रूफ के आधार पे आपको कोई भी बंदी बना करके कारागार में नहीं डाल सकता, यानी जेल में नहीं डाल सकता, अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। विदाउट प्रूफ आपको नहीं डाल सकते, ठीक है। तो याद रखना ये सारी बातें। ओके, इसीलिए तो पुलिस पकड़ करके लेकर के जाए भले ही, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं होते, ठीक है। तो वो मजबूरन उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, भले ही वो इंसान बोले कि हाँ मैंने ये गलती की है, लेकिन अगर उसके देखो ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसे अभी हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो इंसान कहता है कि मैंने ये अपराध किया है, लेकिन फिर भी उसको सजा नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? वो तो सामने से ही कह रहा है कि मैंने ये अपराध किया है, मुझे सजा दे दो, लेकिन फिर भी जो हमारी सरकार मतलब जो हमारा शासन है वो उनको सजा नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पर जो कानून के अंदर है ना, प्रूफ काम करता है। जब तक उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मिल जाते तब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी, भले वो अपने मुंह से कुछ भी कहे, ठीक है। जब तक उसके खिलाफ प्रॉपरली सबूत नहीं मिलेंगे तब तक नहीं सजा दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। प्रूफ के आधार पे सारे काम होते हैं। चलो, स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश किया गया है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा का भी अधिकार आ जाता है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। जिनकी भी उम्र 6 से लेकर के 14 वर्ष की है उनके पास ये अधिकार है पढ़ने का, ठीक है। देखो हमारे ये सरकारी स्कूल इसीलिए तो खोले गए कि जो बच्चे गरीब हैं वो भी पढ़ सके, ठीक है, इसीलिए सरकारी स्कूल खोले गए। इस अधिकार के कारण अब शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं हो सकता। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो याद रखना, बंधुआ मजदूर की तरह किसी भी छोटे बच्चे से काम मतलब नहीं कराना चाहिए, वरना पकड़ लिए जाओगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये अधिकार देखेंगे और उसके बाद और कुछ भी है क्या? नहीं, बस इतना ही है। अब जो बाकी के अधिकार बचे रहेंगे उनको हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 5 में, है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक ही साथ पूरा पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। आओ अब हम चलते हैं यहाँ पर। आओ ये जरा हम एक बार पढ़ें। विचार करो, जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार है। जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपने कोई एक ही अपराध के लिए मतलब आपने कोई एक ही अपराध किया है, उसके लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये भी है। और किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के पूर्व उस पर लगाए गए अभियोग सिद्ध किए जाने चाहिए। बताया ना मैंने आप लोगों को अभी कि अगर आप उसको सजा दे रहे हो तो सारा प्रूफ होना चाहिए कि इसने ये अपराध किया है। वो अपने मुंह से कुछ भी बोले, लेकिन अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो फिर आप उसको सजा नहीं दे सकते। हमारे संविधान ने इसको
इसको मना किया है, यह काम न्यायपालिका का है। अभियोग विरुद्ध करने वाले प्रमाण सबूतों को इकट्ठा करना, है ना। पुलिस क्या करती है, अगर कोई चोर पकड़ के लेकर के जाए, है ना, तो वो बोलेगी मैंने चोरी किया है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको इतनी जल्दी सजा नहीं देते, पहले सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, है ना। फिर लोग सोचते हैं कि अरे, जब वो अपने न्यूज में आता है ना कि वो अपने मुंह से इसने गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसको सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं है। जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपराध किया है ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी आनन फानन में दंडित नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, याद रखना है ना, वो बोल रहा है भले ही कि मैंने किया है, लेकिन नहीं, जब तक प्रॉपरली सबूत ना मिलेंगे तब तक तुम सुरक्षित हो, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति का अपराध भी कानून, ऐसा हो सकता है ना कि वो किसी के दबाव में आकर के बोल रहा हो, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं उसको सजा नहीं दी जाती। उस व्यक्ति का अपराध भी कानून के आधार पर सिद्ध होना आवश्यक होता है। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, परंतु यह इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी निरपराध को सजा न हो जाए, इसीलिए यह आवश्यक है ना। भले वो अपने मुंह से कह रहा है मैंने किया, लेकिन आप सोचो ना, वो किसी के दबाव में भी तो आकर के कह सकता है, बेचारा किसी ने उसको धमकाया हो कि तुम्हें जाकर के ये गुनाह कबूल कर लेना है, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसीलिए हमारे न्यायालय ने पूरी व्यवस्था की है कि कोई भी अबोध है, कोई निरपराध है, तो उसको सजा ना मिल जाए, इसीलिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई ना बहुत अच्छे से, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी पढ़ करके बता दिया। आओ अब हम चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है जबरदस्ती, मान लो, बताती हूँ आप लोग सुनो, है ना, आपसे कोई जबरदस्ती काम करने का, आपका टाइमिंग क्या था, बस 8 घंटे, लेकिन आपसे काम करवाया जा रहा है पूरे 12 घंटे, ठीक है। तो आपका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है ना, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है। तो अब आपके पास अधिकार है कि मेरा काम का टाइमिंग तो इतना है, आप हमसे इतना काम क्यों करवा रहे हो, इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, सोच लो, ठीक है। तो शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने का अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं, ठीक है, कि हम अपना शोषण नहीं होने देंगे। अगर कोई हमसे काम करने के लिए बोल रहा है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा काम करेंगे, लेकिन उसके पैसे दो। आप सोचो कि उतनी ही मजदूरी में हम पूरा 12 घंटे तक करें, तो फिर ये हमसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा संविधान भी मना करता है, ठीक है। एक और संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किए हैं। इस प्रावधान के अनुसार क्या होता है कि 14 वर्ष से कम वाले जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बालक हैं, उनको खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लो शोषण के विरुद्ध तो ये अधिकार दिए ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, कम आयु वाले बच्चे, उनको अगर आप खतरनाक जगहों पे या फिर असुरक्षित, जैसे पटाखों की फैक्ट्री में काम पे लगा दिया, है ना, अब बच्चे छोटे हैं बराबर, या फिर और कहीं किसी साइट पे जहाँ पे खतरा है वहां पे लगा दिया, तो ये भी उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए तो लोग छोटे बच्चों को पहले काम पे रखने से पहले, अगर कोई बच्चा भी जाकर के बोले कि हमें काम पे रख लो, तो पहले पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है, पहले एज पूछते हैं, और फिर जब वो बड़ा बच्चा रहता है तो फिर उसको काम पे रखते हैं, नहीं तो फिर नहीं रखते, अगर छोटा बच्चा होता है तो, ठीक है। कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता, समझे। तो ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़े, अब थोड़ा और हम इसमें देख लेते हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेकार अथवा सख्ती कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखे रखना अथवा उन पर अन्याय अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार है। देख रहे हो शोषण के क्या क्या प्रकार है। आप किसी से जबरदस्ती, वो कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, फिर भी आप उससे काम कराए जा रहे हो, ये गलत बात है। और क्या है कि दास की तरह व्यवहार करना, है ना, बंधुआ मजदूर, ठीक है, मतलब उसको एकदम नीचा समझना, ओके, और उन्हें काम का, हाँ, उनको वेतन नहीं देना, उनका जो पैसा है, ठीक है, पारिश्रमिक, वो लोग इतना मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन आप उनका मजदूरी नहीं दे रहे हो, ये भी गलत बात है, ठीक है। किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये सभी शोषण के अलग अलग प्रकार है ना। शोषण प्रायः महिलाओं, बालकों और समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं और जो सत्ताहीन लोगों का होता है, ठीक है। आप देखते होंगे शोषण ज्यादातर किसका होता है, महिलाओं का होता है ना, और बच्चों का, बालकों का मोस्टली हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, यानी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़े गरीब हैं, उनका शोषण ज्यादातर तौर पे हमें देखने के लिए मिलता है ना। कोई
गरीब है, ठीक है? अब उसकी गरीबी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है? काम करने के लिए। अब काम करने वो बेचारा गरीब है, वो पहले से थोड़ा-सा अनपढ़ है, तो आप उससे 8 घंटे काम की जगह पूरा 9-9 घंटे, 12-12 घंटे काम कराए जा रहे हो, पर उसको सैलरी दे रहे हो 8 घंटे का ही, ठीक है? उसको पैसा मिल रहा है केवल 8 घंटे का। तो ये अब उसको ना इतनी मतलब समझ भी नहीं होती है, इतना जागरूक भी नहीं होता है कि हम इसके खिलाफ बोल पाएँ, क्योंकि वो पहले से ही बेचारा कमज़ोर वर्ग का है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज में देखने के लिए मिलती हैं, तो शोषण चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, है ना? हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो लोग ऐसे ही हमारा शोषण करते रहेंगे, ठीक है? तो आप भले ही बालक हो या फिर विकर सेक्शन के, देखो इसलिए तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, ठीक है? ताकि आप आगे चल कर के अगर आपके साथ कोई भी अन्याय होता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ठीक है? तो चलो, यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है प्यारे बच्चों ये होता है समाप्त। ये हमने पढ़ लिया है मौलिक अधिकार भाग 1। अब जो मौलिक अधिकार भाग 2 है ना, उसमें हम कुछ और अधिकारों की चर्चा करेंगे, ठीक है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखो यहाँ से आपको कितनी नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है कि नहीं? आपको आपके अधिकारों के बारे में पता चला। तो देखना आगे से अगर आपके साथ शोषण हो ना, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है? उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आप करवा सकते हो, ठीक है? सोचो आपके पास कितनी पावर है। हमारे पास पावर है, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते और लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसा अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप सब कुछ जानते हो, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए, सभी को नमस्ते।